जैसा कि सर ने भी अभी मेंशन किया कि कहीं पे भी ऑल ओवर दिस इंडिया आर द वुमेन सेफ। हम सेफ हैं क्या? नहीं सर, हम बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं एक महिला होने के नाते आपको बता दूं कि मुझे डर लगता है इस देश में। रात को मेरे ये भाई कहे जाते हैं ना लड़के, पर उनके साथ भी मुझे सेफ फील नहीं होता। अंकल कहे जाते हैं जो लोग हमारे आम बोलचाल की भाषा में, मुझे उनसे सेफ फील नहीं होता। व्हेन आर वी गोना फील सेफ इन दिस कंट्री? दिस इज द क्वेश्चन फॉर द बीजेपी। प्लीज गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। बैठिए। देखिए, चारों बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, धमक रखते हैं। हम एक आपने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही और सब बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे। हम बच्चियों से बात कर लें और उसके बाद आप चारों का एक मिला जुला रिएक्शन सबकी बातें सुनकर सर जो आप लोगों को लगे। बताओ बच्चे, खड़े होकर। मेरा सवाल यही है कि अभी जैसे हमने देखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के कई नेताओं ने जाने से इनकार कर दिया और उस कारण कई वरिष्ठ नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी भी। तो यदि ऐसा ही हाल रहा तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बन पाएगी यदि वो धर्म को लेकर इस तरह के बयान देती रहेगी तो? बैठिए। मेरा सवाल यही है कि जैसे अभी बोला गया कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। आज भी जैसे हम बाहर जैसे देर रात तक रहते हैं तो घर वाले चिंता करते हैं, जैसे घर से दूर रह रहे हैं फिर भी घर वाले चिंता करते हैं कि हाँ बच्चे हमारे सुरक्षित हैं या नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? और आज कई जगह ऐसा भी है कि लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, वैसी मेंटालिटी है अभी भी। तो उस तरफ सरकार क्या कर रही है? मेरा बैठिए। सर, यहाँ पे सब चीजों की बात हो चुकी, बस कहीं पे भी शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके इन सब चीजों पे कोई बात नहीं हो रही है। बच्चे, मेरा मानना है कि सभी का मानना है कि बीजेपी जो है एक धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है। तो मैं पूछना चाहूंगी आप सभी से कि कांग्रेस किस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है? सर, जैसे कि अभी हमारा बजट पास हुआ है रिसेंट में, तो निर्मला सीतारमण अपनी स्पीच में ये कहती हुई पाई गई थी कि हमारे तीसरे सत्र पे हम और भारत के विकास के लिए और अच्छा बजट पास करेंगे। तो इतनी अखंडता से वो बात ये कह रही हैं। और दूसरी ओर बीजेपी ने अपने इस बजट के सेशन में किचन को लेके कोई भी बजट अभी पास नहीं किया है। तो क्या वो जनता से ये अपेक्षा कर रही है कि जनता पहले उन्हें वोट दे दे, उसके बाद वो किचन पे बात करें? नमस्कार सर, मेरा भी सवाल दोनों पार्टियों से है। सबसे पहला तो कांग्रेस से है कि जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दे रहे हैं और इंडिया अलायंस को बनाने वाले जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो एनडीए में जा चुके हैं, और वहीं ममता जी का जो 40 सीट का बयान था, तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी को कैसे टक्कर दे रही है जब उसका ही साक्ष्य मिटता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा सवाल मेरा बीजेपी से है। बीजेपी से मेरा सवाल है कि उज्ज्वला योजना चलाया, गरीबों को चूल्हा दिया, चूल्हा तो दे रहे हैं लेकिन उसके बाद जो गरीब हैं वो रिफिलिंग उसकी कैसे करें? तो ये सवाल है। और एक बिहार से भी बीजेपी से ही सवाल है कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल खोल दिए गए हैं। तो हम कैसे विश्वास कर लें बीजेपी पे? बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि इंडिया अलायंस बनाया गया था जस्ट बिकॉज मोदी जी को हराना है। ये नहीं कि हमें जीतना है कांग्रेस को, मोदी जी को हराना है। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो गए, फिर हुआ क्या? नीतीश जी चले गए वापस। तो जब आपस में आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो एक दूसरे के, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनता आपको सपोर्ट करेगी? नमस्कार सर। मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, आप सिटी में तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मैंने देखा है कि गांव भी डेवलप हो रहे हैं। मेरे यहाँ ही पहले ना पानी की इतनी कमी थी क्योंकि मेरे गाँव के आसपास कोई भी नेचुरल पानी के लिए कुछ, तो वाटर सप्लाई पूरे गांव में अभी, और वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और साथ में लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा है कि बीजेपी की सरकार इसीलिए बनती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम ईशा शिर्के है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल ये है सर, सारी बातें हो रही हैं पर स्किल डेवलपमेंट पे यहाँ पे बातें नहीं हो रही है। जो लाडली बहना योजना है वहाँ पे पैसे तो दिए जा रहे थे, पर मेरा सवाल यही है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर पैसे दिए जाते तो शायद बात कुछ और अच्छे से हो पाती। बच्चों, इस तरफ के बच्चे छूट गए और लड़के छूट गए, तो हम अगली बार आपके पास आते हैं। सर, ये इसका उद्देश्य हमारा ये था अरुण सर कि ये जो युवा हैं ये मध्य प्रदेश के वोटर भी हैं, ये भावी पत्रकार भी हैं और
पहली बच्ची की बात आपने सुनी उसकी, अब ये बातें सुनी मिला जुला के आपको क्या लगता है ये युवा हमारा क्या सोच रहा है आज? देखिए, मैं इन बच्चों की बातें सुन रहा था तो मेरे मन में जो बातें अभी लगातार शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और जिन योजनाओं का जिक्र आपने किया वो आई थी, तो मैंने सामने बैठ के पूछा था कि तुमने खुद को मामा बना दिया, जो हम उम्र हैं तो हम इसी तरह बात करते हैं, पर किसी दिन ये सोचा कि सुबह उठ के अखबार में बलात्कार की खबर न छपे? कभी ये देखा कि 3 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की महिला तक मध्य प्रदेश में 1 to 1 बात हुई? तो जो बच्चे ये बात कर रहे हैं, ये सवाल हम लगातार उठाते आए हैं। अभी जो मंत्री बैठे थे उनको मैंने पार्षद से लेके यहां तक का सफर तय करते देखा है और अभी भी उनसे भी बात हो जाती है, उनके पिताजी भी राजनीति में थे। जो मूल सवाल है, योजनाओं का प्रचार बहुत अच्छा है, मोदी जी की गारंटी बहुत अच्छी है, क्या मोदी देश में बलात्कार रोकने की गारंटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, राज्य कोई हो। मणिपुर की बात वो बच्ची करी, मणिपुर में क्या नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चिंता है। मैं बेटियों का बाप हूं, मेरी बेटियां भी बाहर हैं और ये चिंता चाहे दिल्ली में हो चाहे बंबई में हो, हर लड़की का बाप कर रहा है। ये माहौल हम क्यों नहीं दे पाए? इस बात की गारंटी मोदी जी भी क्यों नहीं दे पाए? इस सवाल का जवाब हम लोग तो क्या इन बच्चों को देंगे, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मूल मुद्दे जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए यूरोपीय देशों, अमेरिकन देशों, बलात्कार सब जगह है, अपराध सब जगह है, लेकिन जो परिस्थिति आज हमारे देश में है वो शायद पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से थोड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत बुरी स्थिति में हैं और इन सवालों पर न कोई बात करता है, न इनका कोई जवाब देना चाहता है। और समाज में भी हम लोग जो हैं वो नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जब बच्ची ये कहती है कि हम मामा, चाचा, भाई के साथ सुरक्षित नहीं है, तो जो आंकड़े हैं वो परिवार के भीतर के और ज्यादा हैं। तो ये चारों तरफ सोच, विचार और बदलाव की जरूरत है, जिसमें हम सबको आना होगा। नेता उतना नहीं करेंगे, लेकिन समाज को अपनी भूमिका तय करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे परिवार में हमारी बेटी पर आसपास कौन किस तरह की दृष्टि डाल रहा है, पहले उसे देखना होगा। और वहां से जब ठीक करेंगे, जब हम अपने घर में देखेंगे, हम अपने मोहल्ले में देखेंगे। कई बार होता है कि सड़क पर अगर कोई लड़की जा रही हो, कोई लोग छेड़ रहे हैं तो दूसरे निकल जाते हैं। जिस दिन हम ये मानेंगे कि जो लड़की जा रही है वो हमारी अपनी बेटी है, हमारी अपनी बहन है, उस दिन ये चीज बदलेगी। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, इस देश में कानून कुछ नहीं कर सकता। सोच बदलने की जरूरत है, वो समाज की, नेताओं की और व्यवस्था की। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप यही बात कर रहे हैं। हेमेंद्र, इन सभी बच्चों की बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे होने चाहिए? क्या चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाता है मध्य प्रदेश में, या लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में, या चुनाव किन्हीं और मुद्दों पर लड़ा जाता है? जी देखिए, ये इस पर कोई शक नहीं है कि जैसे कहा गया कि विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, वो सिक्योर फील नहीं करती हैं। मध्य प्रदेश क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 1 है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन नंबर 1 है, अनएम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, पूरे देश में है, और एजुकेशन रिलेटेड स्कैम्स मध्य प्रदेश में बहुत हुए हैं। अभी चुनावों से ठीक पहले पटवारी भर्ती घोटाला एलिजेडली जो था वो सामने आया था, और उसमें मतलब 10 लाख 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये बावजूद इसके कि इतने बड़े इश्यूज मध्य प्रदेश में हैं, वो चुनावों में पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल कोई फ्यूचर उससे शेप नहीं होता है। और ये हमने अभी देखा है, जब चुनाव में वोट की बात आती है तो वोट जो है फिर मंदिर के नाम पे होता है, और जो पार्टी जिस तरीके से अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रही है उसका उसको परिणाम मिलता है। जो बेसिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, उन पर कोई जो है वोटर्स का जो इस इश्यूज को उठा रहे हैं जो युवा लोग, उनका भी नहीं होता है, वो भी वोट जो है मंदिर के नाम पे डाल के आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। देशदीप जी, इन बच्चियों की, क्योंकि ज्यादातर हमने सिर्फ बच्चियों की बात सुनी, लड़कों की बात अभी करवाते हैं आपसे, आपको क्या लगता है कि ये वाकई मुद्दे हैं, या ये बच्चों की बात है, युवा की बात है? हम कहते हैं युवा तो हमारा भविष्य है। अगर युवा के मन में ये सारी बातें हैं तो ये हम अपने समाज में, अपनी राजनीति में, वोटों में इसे परिलक्षित होता हुआ क्यों नहीं देखते? बहुत बड़ा सवाल है ये परिलक्षित होते हुए क्यों नहीं देखते, ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है जब लोग वोट देने जाते हैं। जैसे इन सभी बच्चों ने
जो बातें कही उसमें मुझे राम मंदिर नहीं दिखाई दिया। मतलब इनमें से किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि वो राम मंदिर से बहुत इन्फ्लुएंस है, एक्सेप्ट एक बच्ची ने बोला। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके मन में वही बेसिक सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं कि शिक्षा के बारे में। इन्होंने बोला कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। उस बच्ची ने बोला कि विमेन आर नॉट सेफ। उसने अनएम्प्लॉयमेंट की बात उठाई, महंगाई की बात उठाई किसी ने कि अभी किचन के बारे में बात नहीं करी है, उनका मतलब था महंगाई से। तो यही मूल मुद्दे हैं मुझे लगता है। देश का जो एक आम आदमी है वो यही मुद्दे फेस कर रहा है। उनके जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो बाकी लोग हैं उनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, वो जहाँ वर्क प्लेस है वो सुरक्षित जगह होनी चाहिए। यही बेसिक मुद्दे हैं। सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ का किसी बच्चे ने उठाया कि हेल्थ भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे सईद भाई हैं मुद्दे, लेकिन जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं जब चुनाव होते हैं हमने देखा तो उसमें ये मुद्दे कहीं नहीं दिखते। अभी भी जो नैरेटिव गढ़ा गया है उसमें ये मुद्दे कहीं नहीं है। अभी केवल एक ही मुद्दा है कि रामलला वापस आ गए। मुझे तो लगता है रामलला कहीं गए ही नहीं थे। कहाँ गए थे राम तो थे ही। तो वो एक जो बहुत एक जो पॉलिटिकल एजेंडा था या पॉलिटिकल मूव था वो, उसको लोग एक वो पाल बैठे कि वो एक धार्मिक इशू बन गया। लोगों को धार्मिक आस्थाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं राम से, ये सही है। हर व्यक्ति चाहता है कि राम का आदर हो और मंदिर बने, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो उस पूरे नैरेटिव में गुम से जाते हैं। जी विनय सर, इन बच्चों की बात का तो आप बच्चियों की बात का तो जवाब जरूर दीजिए, लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति क्यों, उसका कारण क्या? देखिए बहुत सारे, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है सईद भाई की कांग्रेस का ये दुर्दशा क्यों है। क्योंकि राजनीति में देखिए या जीवन भी कभी ऐसे नहीं होता है, वो तो जिगजैगी होता है। अगर फ्लैट हो जाता है मॉनिटर तो उसके बाद जीवन खत्म हो जाता है। तो कांग्रेस का ये दौर खराब है। बीजेपी का भी दौर आप देखिए, सैनिक इंडिया में अटल बिहारी चले गए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जो मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं राहुल गांधी की एक तारीफ करना चाहूंगा इसमें कि 90% चुनाव राहुल गांधी राजनीति में आए उसके बाद से जो है कांग्रेस हारी है 80 से 90%। उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, वो जो है विपक्ष के रूप में मैदान में डटा हुआ है। कांग्रेसियों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए ये बात। और अगर यही मैं ये कहूं कि अगर बीजेपी के लिए ये स्थितियां हो तो आप बीजेपी का भी जो है दुर्दशा वही देखेंगे जो कांग्रेस की आज है। ये मोटा मोटी मैं इसको समझ पाया। अब मैं आता हूं इनकी बच्चियों की बात पे। बहुत खुशी हुई आप लोगों ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि इस दौर में जो बात होती है वो मोदी गारंटी दे रहे हैं, भारत सरकार गारंटी नहीं दे रही है आपको कोई। ये एक्चुअली नैरेटिव जो जिस तरीके से गढ़े जा रहे हैं। अब आप अयोध्या की बात कर रहे हो, हम लोगों ने, हमारे पिताजी क्या समझाते थे, कण कण में राम, रोम रोम में राम। तो ये सब जो है पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ने समस्याएं पैदा की हैं और इसीलिए जब आपकी चिंताएं जो ये जो जायज चिंताएं हैं, व्हाट्सएप पे जब कंटेंट प्रोड्यूस करके जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कंटेंट, वो आपकी इन चिंताओं को दबा देता है नीचे, और उसके बाद जब बटन दबती है तो वो बटन कुछ और दबती है। तो मेरा ये कहना है सीधा सा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मुखर करने के लिए आप देश के नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जहां भी जरूरत पड़े या मौका मिले, जैसे आज मौका मिला तो आप लोगों ने अपनी बात कही है। देखिए सरकारें आती और जाती रहती हैं। मोदी जी अभी आए हैं, बीजेपी बाद में आई है। देश तो सदियों से रहा है ना, और सदियों से रहेगा। मोदी जी रहे, हम रहे, आप रहे, भाजपा रहे या कांग्रेस, कोई ना रहे तो भी ये देश रहेगा। तो ये देश रहना चाहिए, हमारी चिंता में देश होना चाहिए। दलीय दलाली जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए होती है, आम लोगों के लिए देश होना चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको वोट करिए, किसी व्यक्ति के लिए या पार्टी के लिए कभी वोट मत करिए। विनय जी ने अपनी बात रखी है। यहाँ वो बच्चे, क्योंकि आप लोग बहुत देर से आए हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अवश्य रखें, क्योंकि हमारे चारों एक्सपर्ट्स एक बार सबकी बात सुन लेंगे और फिर आप लोगों की बात का उत्तर देंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की अपने फंडिंग के सोर्स क्यों नहीं रिवील करती, क्योंकि
अमेरिका में ऐसा लॉ है कि वो अपने फंडिंग के सोर्स रिवील करें, बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक इंडिया के सिटीजन का राइट ही नहीं है कि वो जान सके कि पार्टी के फंडिंग के सोर्स क्या हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है। सर, अभी के टाइम में जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर ये हाल है कि उनके एक छोटे से छोटा नेता अगर उनको चुनाव जीतना है, पार्षद का भी चुनाव जीतना है, तो कहते हैं कि हम मोदी जी के सपोर्ट में जीतेंगे, हम मोदी जी का चेहरा ले आते हैं। अरे आप अपने ग्राउंड में काम करिए तो आप चुनाव जीतेंगे ना सर। हर एक क्यों, और चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी को श्रेय देते हैं, ठीक है, हारते हैं तो बोलिए ना कि हम मोदी जी के कारण चुनाव हार गए। जल्दी बच्चों, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। एक एनालिटिकल आंसर मुझे इस पे चाहिए। हालांकि मुझे सारंग जी से सवाल पूछना था कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम पे ही ये चुनाव लड़ा गया। और क्या ऐसा है कि जनता को धोखा में रख के या किसी एक वर्ग विशेष के वोटर्स को टारगेट करके सीएम को इस बार सीएम का चेहरा चुना गया है? एक एनालिटिकल आंसर चाहिए। सर, बातें कई हो चुकी, पूछना मुझे ये है कि एमपी जो राज्य है वहाँ सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, सबसे ज्यादा वहाँ फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी गवर्नमेंट बनने की कोशिश करे या बन जाए, वो यही कोशिश करते हैं कि क्या क्या फ्रीबीज हम बांट दें ताकि हमारी सरकार बन जाए। ये कल्चर कब खत्म होगा? सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप सब एक्सपर्ट हैं पॉलिटिकल मामलों में, नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद भारतीय राजनीति में कैसे बदलाव देखे जा सकते हैं? वेरी गुड सर, मेरा सवाल ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और यहाँ पे विपक्ष का इतना लाचार होना क्या सही है? और दूसरा सवाल है कि जब आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने अपनी सरकार बनाई और वो बने सत्ता में, तो जब विदेश में अपना पक्ष रखना हुआ जिनेवा में, तो उन्होंने अपने किसी कांग्रेस के नेता को पूर्ण बहुमत होने के बाद नहीं भेजा, उन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। क्या राजनीति में ऐसा विमर्श देखने को मिलेगा कभी? ये सवाल। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, शायद यहाँ पे किसी ने बहुत पूछा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो डिफेंस से रिलेटेड हैं। तो मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, हमारे जो सैनिक हैं, वो शहीद हो जाते हैं। कई बार हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। इनफैक्ट एमपी में आज से मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि एक शहीद फैमिली है, लेकिन उसको जो है जो सरकार उनको अपनी तरफ से उनको जो पेंशन देती है वो देती है। कई लोग बीच में ऐसे होते हैं जो उनकी पेंशन लेकर भाग जाते हैं, उनके परिवार वालों तक उनको उनकी पेंशन पहुंचती ही नहीं है। तो कई जो उनकी बेसिक है तो वो किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे? वेरी गुड सर, मेरा सवाल है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग अन्य दलों के नेताओं के साथ क्यों किया जाता है, बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों नहीं किया जाता? नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे की 10,000 करोड़ की हेर फेर की वीडियो वायरल हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, उनके साथ आज तक कोई जांच क्यों नहीं बैठी? सर, राजनीति की बस इतनी सी कहानी है कि वोटरों के हाथ में मतदान करना रह गया, नेताओं के दल वही, झंडे वही, कांधा बदलना रह गया, हैं वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, बस बबूल के पेड़ से फूल चुनना रह गया। तो राजनीतिक शुचिता की हम बात करते हैं, कोई भी पार्टी हो, अभी दल बदल की प्रक्रिया अभी वर्तमान परिदृश्य में कितनी बढ़ रही, कोई भी नेता हो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, तो पार्टी बदलने का जो क्रम है वो बढ़ गया। अभी भी कुछ नेता थे, जबलपुर की महापौर थी और डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो भी अभी उनने कुछ दिनों पहले बीजेपी की सदस्यता ली है। तो ये इस मामले में क्या बीजेपी का स्टैंड है? क्या वरिष्ठ कोई ऐसा बच्चा जो रह गया हो, अपनी बात रखना चाहता हो, जल्दी से बच्चे ना फटाफट, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई यहाँ से नाराज हो जाए। आप चारों विद्वानों से क्षमा। सर, हमेशा सीटों के ऊपर बात की जाती है, लेकिन जो सारा स्कैम हुआ है, सारा घोटाला में 25,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी केंद्र सरकार ने ली है, लेकिन उसके ऊपर कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों उस पर वर्क नहीं किया जाता है? पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं अपना सवाल रखूंगा। यहाँ पर बात हो रही है कि कांग्रेस बार बार हार क्यों जाती है और बीजेपी जीत क्यों जाती है। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गांव से आता हूं। मेरे गांव में जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं आई थी, मेरे गांव की हालत बड़ी ही दयनीय थी। आप चाहे रोड की बात करें, मेरे गांव में जो वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगे थे वो आजादी के बाद से चेंज नहीं किए गए थे, वो टूट टूट कर गिर जाया करते थे। मगर जब योगी जी की सरकार आई तो वो सारे वायर लगाए गए, रोड बनवाए गए, गांव में, पूरे गांव में हर एक परिवार के घर शौचालय बनवाया गया, एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया। मैं यहाँ वीडियो मंगा के भी दिखा सकता हूँ। और मेरा सवाल सर आपसे है, सर आप बोल रहे थे कि ईवीएम, आप बड़े ही उसके साथ बोल रहे थे कि बीजेपी का जो जीत वाला सिस्टम है उसमें बीजेपी ईवीएम को भी शामिल करती है। अगर एक एप्पल रखा हुआ है और मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि एप्पल सड़ा हुआ है, लेकिन मैं बोलूं कि एप्पल सही है, मैं उसे काट के दिखा दूंगा एप्पल सही है, तो सर आप क्यों नहीं
ये जाते हैं मीडिया के सामने आते हैं और आप खुद ये प्रूफ करके क्यों नहीं दिखा देते हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है? पहले शहीद मैं इनका जवाब दे दूं, थोड़ा रुक जाइए। ये कुशीनगर से आते हैं, 1 मिनट बेटा, क्योंकि जवाब हो जाए। आपसे रिलेटेड है। आपने ईवीएम की जो बात कही है कि बीजेपी का एक रोल है ईवीएम को लेकर, तो ईवीएम तो तेलंगाना चुनाव में भी हुआ था, फिर वहां मोदी जी ने क्यों नहीं ईवीएम से अपना चुनाव जीता, ये बताइए। बैठिए सर। पहले तो तेलंगाना की बात कर लें। देखिए क्या है कि जहां ये पता है कि वहां बीजेपी नहीं है, जहां कोई आधार नहीं है, वहां अगर जीतते तो फिर तो ये साबित हो जाता कि ईवीएम है और ईवीएम का ही खेल है। और एक बात और समझ लीजिए कि ईवीएम जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पास कम है। फिर आप लोग अगर माखनलाल में पढ़ रहे हैं तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको पूरा प्रमाण के साथ, क्योंकि ये मंच नहीं है उसका, दोनों की शंका का समाधान कर दूंगा। और जब आप ये कहोगे कि हाँ ये हो सकता है